मौलाना आजाद की कहानी जानने वाले सभी पाठकों को एक बार पुनः वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप तक मौलाना आजाद की कहानी को इस सीरीज के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाए और आप मौलाना आजाद की महानता, मौलाना आजाद की कई ऐसी विशेषताओं को आप देखेंगे। यह पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए अपनी जो उपलब्धियां हैं हम लोग के बीच में कैसे इन्होंने लाने का प्रयास किया है और आप सभी बिहार के शिक्षकगण सीआरसी और बीआरसी स्तर से इन बातों को निश्चित रूप से समझेंगे और इस बातों को याद रखेंगे। इसलिए आज हम पिछले सीरीज में देख चुके हैं कि इनके जन्म की बातें, जन्म के बाद अब हम देखेंगे यहाँ आजाद और जुलेखा की स्थिति, आजाद और जुलेखा का क्या संबंध रहा है, जुलेखा कौन थी। इसके बाद आप देखेंगे कि आजाद से अब्दुल कलाम का सफर इनका किस प्रकार से हुआ, या कैसे अब्दुल कलाम बन गए, यानी अब्दुल कलाम बनने में आजाद से इनको किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कैसे इन्होंने इस सफर को पूरा किया। फिर आप देखेंगे इनकी जो विदेश यात्राएं हैं और इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे आपसे ऑटोमन साम्राज्य और भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को यहाँ पे आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आजाद और जुलेखा की जो स्थिति है, आजाद और जुलेखा के संदर्भ में, तो जब यहाँ आजाद 13 वर्ष के थे तो 13 वर्ष की ही उम्र में इनका विवाह जुलेखा के साथ कर दिया गया, अर्थात जुलेखा बेगम से इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया। आज आप ये बात भली भांति समझ रहे हैं कि 13 वर्ष की उम्र में किसी का विवाह करना या बाल विवाह के तहत एक तरह से दंडनीय अपराध होता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा बाल विवाह होना एक आम बात हो गया था और सभी के साथ इस तरह की एक प्रथाएं चल रही थी। इसलिए इनका उस समय कम ही उम्र में विवाह हो गया, अर्थात 13 वर्ष की उम्र में, और इनकी बेगम जो थी उनका उम्र 6 वर्ष ही था। और 6 वर्ष की उम्र में, अर्थात इनकी बेगम 6 वर्ष और यह 13 वर्ष के उम्र में जब विवाह हुआ तो इन दोनों को ऐसा एक अद्भुत सा महसूस हो रहा था, एक ऐसी विचारें मन के अंदर प्रकट हो रही थी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन सा एक खेल प्रक्रिया चल रहा है। यह जो विवाह की प्रथाएं होती है या विवाह की रस्में होती है, उस रस्मों को पूरा करना इन लोगों के लिए किस तरह का आभास हो रहा होगा, कैसे ये लोग अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इन सारी बातों को देखने से या समझ के साथ हम यह भी देख सकते हैं कि यह दाम्पत्य जीवन उनके लिए दुखदायी नहीं हुआ, बल्कि एक तरह से बहुत ही सुखदायी महसूस हुआ और यह इनके जीवन का एक रास्ता बदलने का भी काम किया। खासकर आप जुलेखा बेगम की बात समझेंगे कि जुलेखा बेगम जो थी वह, उनके संबंध में अगर हम बातें करते हैं तो धर्मचारियों के परिवार से वह अवस्थित थी, धर्मचारियों के परिवार की रहने वाली थी और उन्हें भी उर्दू का और फारसी भाषा का बेहद ही ज्ञान था। उर्दू और फारसी भाषा में वे अपने ज्ञान को परिपूर्ण की हुई थी। और खासकर आप पारस्परिक रूप से यह भी देखेंगे कि जो परंपरागत रूप से इस्लामी शिक्षा की जो व्यवस्था होती है, इस्लामी शिक्षा के तहत उस महिला को जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी वह शिक्षा वो महिला ने प्राप्त किया था, अर्थात जुलेखा बेगम ने जो पारंपरिक शिक्षा होता है वैसे शिक्षा को उन्होंने ग्रहण भी किया था। और इसके साथ सेवा और समर्पण की भावना उनके अंदर बिल्कुल भरी हुई थी। और आजाद को या आजाद जो थे उन्हें ऐसे जीवन संगनी मिलना एक उनके लिए संजोग की बात थी, क्योंकि जिस आजाद की बात अगर हम करते हैं तो उनके बौद्धिक जीवन के कार्यों और राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं होती है या राष्ट्रवादी जो गतिविधियां होती है, इसकी पूरी जो तन्मयता के साथ निभाने का काम उन्होंने किया था। और इसके साथ आजाद जो थे अपने जो कलजई पुस्तक, एक था आजाद जी का कलजई पुस्तक, अर्थात यहाँ तर्जुमानुल कुरान की बात करेंगे, लिख रहे थे। तो घंटों जुलेखा जो थे, अगर इस पुस्तक को जब वो लिख रहे थे तो वहाँ पे घंटों तक, 2-2 घंटों तक, 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक, जब तक वो कार्य करते थे, लिखने की क्रिया करते थे, तब तक जुलेखा बेगम उनके पास बैठकर गर्मी के दिन में पंखा हिलाने का काम करती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन था वह दाम्पत्य जीवन कितना मधुरमय रहा और कितना एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंधते हुए सहयोगात्मक रूप से कार्य करने का एक अनुभव भी इनको मिला।
आजाद और जुलेखा के संदर्भ में हम यह भी समझ सकते हैं कि एकमात्र संतान जब इनका जन्म लिया और उस संतान का नाम हसीन रखा गया था, जो इन दोनों के मिलने से एक संतान का जन्म हुआ, उस संतान का नाम हसीन था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि दुर्भाग्य ऐसा था कि इनके संतान जो थे वह 4 वर्ष की उम्र में ही इन लोगों का साथ छोड़ के निकल गए। माता और पिता के लिए वह सबसे बड़ी एक दुख की बात कही जा सकती है। अर्थात जिस माता और पिता के एक संतान हो, वह भी संतान समय के पहले ही साथ छोड़ दे, तो समझिए कि उस माता पिता पर क्या बीतेगा। आजाद अपने दुख, सबके दुख से जोड़ लेने का भले ही प्रयास कर लिए या जोड़ भी लिए, लेकिन आजाद समाज में रह के समाज वालों के बीच में अपने दुख को जोड़ लेने का काम किए। लेकिन वही जुलेखा बेगम इस दुख को सहन करना उसके बस की बात नहीं थी। अर्थात उस माता के लिए अपने पुत्र का निधन काफी कष्टमय रहा। और इस तरह आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आजाद जो थे, यहाँ पुत्र के शोक और आजाद की जो बार बार जेल की यात्रा, यह दोनों की स्थिति जो थी जुलेखा बेगम के लिए और असहनीय पीड़ादायक बन गया, क्योंकि वह सहने के लायक नहीं रहा। क्योंकि एक तो पुत्र का वियोग, दूसरे जो आजाद का बार बार जेल जाने की प्रक्रिया, क्योंकि देश आज़ादी के क्रम में ये लोग जो अपने क्रियाकलापों को कर रहे थे, इस दौरान इन लोगों को बार बार जेल की यात्राएं करनी पड़ती थी। तो यह जुलेखा बेगम के लिए काफ़ी कष्टदायी समय कहा जा सकता है। लेकिन अपनी परेशानियों को उन्होंने कभी आज़ाद की राह में रोड़ा अटकाने का काम नहीं किया। जो भी परेशानियां यहाँ जुलेखा बेगम के पास आती थी, वैसे परेशानियों से वे कभी भी आज़ाद के ऊपर अपनी परेशानियों का बोझ नहीं बना पाती थी। और जब आज़ाद को असहयोग आंदोलन क्रम में यहाँ जेल की सजा होती है, तो जब जेल की सजा होती है तो वैसे जेल की सजा के संदर्भ में आप देखेंगे कि जुलेखा बेगम जो है वहाँ गांधी जी के पास जाती है और गांधी जी से वह आग्रह करने के लिए एक रजिस्ट्री पत्र भेजने का प्रयास करती है कि जब वो जेल की सजा काटने के लिए जेल में यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय यह चाह रही है कि हम भी इस आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर और साथ चले। लेकिन इनके जो रजिस्ट्री पत्र था उसे भेजने से इनकार कर दिया गया, गांधी जी के पास उसे पहुंचाने से इनकार हुआ। तो यहाँ असहयोग आंदोलन भले ही बीच में स्थगित हो गया, लेकिन सक्रिय रूप से हम कह सकते हैं कि सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने का अवसर जुलेखा बेगम को भले नहीं मिल पाया, क्योंकि असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। जुलेखा बेगम को उस राजनीति में या उस असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाया। और इस तरह स्वयं आजाद अपने शब्दों में वर्णन करते हैं जुलेखा बेगम के बारे में कि वो मानसिक स्तर पर और मेरे विश्वास और मेरे विचारों से सहमत थी। मानसिक स्तर से और मेरे विचार से, मेरे विश्वासों से वह सहमत थी और व्यवहारिक जीवन में मेरी साथी और सहायक का रोल भी अदा किया। इस तरह से दोनों का, जुलेखा बेगम और आज़ाद जी का दोनों का अगर अंतिम मुलाकात कहा जाए तो 1942 ईस्वी का अंतिम मुलाकात रहा, जब आज़ाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने कलकत्ता से बम्बई जा रहे थे। उस समय कोलकाता और बम्बई जो हुआ करता था, कलकत्ता और बम्बई का जो नाम आज बहुत ही प्रचलित है, उस समय कलकत्ता और बम्बई का नाम उतना प्रचलित भी नहीं था। जुलेखा की बीमारी तब तक क्या हुई कि बहुत ज़्यादा उनकी बीमारी से वो और सीरियस हो गई, और इतनी सीरियस हो गई कि जब आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में अहमदाबाद के किले में कैद थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 ईस्वी के क्रम में, तो वहाँ आज़ाद को अहमदाबाद के किले में कैद करके रखा गया था। तभी जुलेखा बेगम की मौत कलकत्ता में 9 अप्रैल 1943 ईस्वी को हो गया। और 9 अप्रैल 1943 को जब जुलेखा बेगम की मृत्यु हो गया, तो यहाँ आज़ाद को जुलेखा बेगम से अंतिम शव यात्रा में भी मिलने से वंचित कर दिया गया। और इस घड़ी से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी, वह ब्रिटिश सरकार इस दुख की घड़ी में भी रिहाई देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यह कैसे आज़ाद के ऊपर बीता होगा, आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा इन शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यहाँ आज़ाद खुद अपने शब्दों का वर्णन करके अपनी पीड़ा का प्रयोग किए हैं कि उनकी पीड़ा किस प्रकार की रही है। जैसे वो बता रहे हैं कि मेरा संकल्प मेरा संकल्प मेरा साथ नहीं छोड़ा, मगर मेरा महसूस हुआ, यानी ऐसे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव जो हैं वह क्या हुए कि मेरे पाँव सल
हो गए, सल हो गए। सल का मतलब यहाँ जैसे होता है कि मेरे पाँव बेजान हो गए, बिना जान के हो गए। जिस पाँव से हम जाने वाले हैं वो पाँव ही मेरे बेजान हो गए, सल हो गए। तो इस तरह शब्दों का वो व्याख्या करते हैं। अपने पत्नी के मरने के बाद अपने पीड़ा को उजागर करते हैं। फिर 1945 ईस्वी की बात देखिए कि 1945 में आज़ाद जब वापस कलकत्ता लौटे, तो जब आज़ाद वापस कलकत्ता लौटते हैं तो अपने घर पहुंचने से पहले ही वे क्या करते हैं कि जुलेखा बेगम की कब्र पर जाते हैं और उनके ऊपर जो माले डाले गए होते हैं, उनके ऊपर जो माले पहनाए गए होते हैं, या गाड़ी पे जो मालों का सेज माला, जो फूलों का माला है वह गाड़ी पे रखा होता है, तो वैसे हार में से एक हार अपने पत्नी की कब्र पर रख देते हैं। और अपने पत्नी के कब्र पर जब रखते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने का काम करते हैं। फिर तभी उन्हें यह बात का एक ज्ञान भी होता है कि वे घर पहुँचेंगे। जब घर पहुँचेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से घर में अपने आप को खाली पाएंगे, क्योंकि उनके स्वागत करने के लिए अब जुलेखा बेगम नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर से आते थे तो ऐसा आप इन बातों का अनुभव भी कर सकते हैं कि जब भी कोई घर पे आता है बाहर से, तो घर पे स्वागत करने वाले लोग जो होते हैं, अगर वो उस दौरान नहीं हो तो घर सुना सुना सा महसूस होता है। तो इस तरह से आज़ाद के मन में एक तरह का विलियम वर्ड्सवर्थ की बातें दिमाग में हंट करने लगी, दिमाग में आने लगी। अर्थात उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की बातों को, जो बातें थी कि बट शी इज इन हर ग्रेव ऑन ओ द डिफरेंस टू मी, ऐसी बातों को वे अपने दिमाग में बार बार लाने लगे। और इस तरह से आज़ाद जो थे अपने पत्नी की पीड़ा को समझ पा रहे थे। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि जैसे दूसरी बात यहाँ पे हमने वर्णन किया है कि आज़ाद से अबुल कलाम का सफ़र किस प्रकार से हुआ, यानी आज़ाद से वो अबुल कलाम कैसे बने। तो आप इन बातों को समझने के लिए सबसे बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं कि आज़ाद की जो शुरुआती रचना था, जो लेख थे, जो उन्होंने लेख लिखा था, अपनी रचना किया था, या कविता के रूप में भी जो उन्होंने संग्रह किया था, मगर उनका मन इससे अब बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कविता जो भी है, कविता के माध्यम से अपनी जो पारंपरिक विचारें हैं वैसे विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं। नए विचारों को अगर वे लोगों के बीच में या जनता के बीच में प्रचारित करने और समाज में हो रहे जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वैसे परिवर्तनों को, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे अपने मन के अंदर एक बातों को लाए। गद्य रचना करने की उन्हें अधिक उपयोगी और सबसे प्रभावशाली लगा कि यदि गद्य रचना अगर करते हैं तो गद्य रचना करने से उनके मन में यह लगा कि गद्य रचना के माध्यम से लोग मेरी बातों को बेहतर ढंग से और समझ पाएंगे। और इस तरह से जो आज़ाद हैं, आज़ाद की बातें यहाँ देखेंगे कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखने का भी काम किए। और ऐसे लेखों में, कविता में अब उनकी बिल्कुल रुचि ही नहीं रह गई थी और इसलिए उन्होंने लेखों का संग्रह तैयार करना शुरू कर दिया। और ऐसे शुरुआती दौर में अगर हम कहेंगे कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण एक कृति के रूप में अगर जाना जाता है तो एक प्राक कथन होता है, अर्थात जिसे हम प्रेफेस कहते हैं, प्रेफेस था। और ऐसे प्रेफेस के माध्यम से उन्होंने जो लिखा है तज़किरे सादी का, ऐसे पुस्तक का जो इन्होंने रचना किया था, ऐसे पुस्तक को जब इन्होंने लिखा तज़किरे सादी का, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे जो मौलवी अब्दुल रहीम के द्वारा जो लिखी गई थी, मौलवी रहीम ने लिखा था। इनमें पटना के जो सादिकपुर की बात आता है कि सादिकपुर परिवार का एक इतिहास का वर्णन किया गया है, कि सादिकपुर के एक ऐसे परिवार के इतिहास का वर्णन किया गया है। और लेखक जो है, लेखक के स्मरण भी किए गए हैं। और सादिकपुर परिवार के ऐसे कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध की बात हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के रूप में जैसे बहावी आंदोलन हुआ किया था, और बहावी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का इन्होंने काम किया था। ऐसे संघर्ष के विस्तृत चर्चा हम अगले सीरीज के माध्यम से करेंगे भी, कि अगले सीरीज में जैसे संघर्ष जैसे हुआ था बहावी आंदोलन, ऐसे बहावी आंदोलन के संदर्भ में आज़ाद की क्या भूमिका रही है, तो इन बातों पे हम अगले सीरीज में चर्चा करेंगे। और इस तरह से पुस्तक का जो गहरा प्रभाव था वह जो जुआ आज़ाद थे उनके ऊपर बहुत ही आंतरिक रूप से पड़ा। और इस तरह से ब्रिटिश जो प्रतिरोध थे, ब्रिटिश प्रतिरोध की भावना उनमें
प्रबल होने लगी और ब्रिटिश के विरोध करने की जब भावना इनके अंदर प्रबल होने लगी तो उनके धार्मिक विचार भी इससे प्रभावित होने शुरू हो गए। और खासकर आप देखेंगे कि पारंपरिक रूप से या पुरातन धार्मिक विचारों की जगह उनके दिमाग में जो इस्लाम धर्म था, वह इस्लाम धर्म की वह कल्पना उनके अंदर जगने लगी, जिससे मानववाद और आत्म सुधार की बात समझेंगे कि मानववाद और आत्म सुधार के गुणों का एक तरह से निर्णायक स्थान हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक निर्णायक स्थान के रूप में आ गया। और इसी के साथ साथ आप यह भी पाएंगे कि शोषण के साथ, उत्पीड़न के साथ ये जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के विरोध में इन्होंने लड़ने की प्रबल क्षमता अपने अंदर विकसित कर लिया। और इसी पुस्तक जो हम सीरीज के रूप में अलग अलग बांटे हुए हैं, ऐसे इस सीरीज के रूप में हम ऐसे पाएंगे कि जो इनका कथन है कि जिसका चित्र आलेख के प्रारंभ में ही है कि आज़ाद के नाम के संदर्भ में हम इन बातों को समझ रहे हैं कि अबुल कलाम जो है शब्द की जो पहली बार प्रयोग हुआ था, अर्थात अबुल कलाम का जो पहली बार यहाँ प्रयोग हुआ, फिर यह जो उनका अस्थाई उपनाम बन गया अबुल कलाम, तो अस्थाई उपनाम बन गया। इस आलेख में उनका पूरा नाम था, जो पूरा नाम के रूप में हम समझ सकते हैं कि मौलवी अबुल कलाम मोहजिन अहमद, मौलवी पूरा नाम के रूप में आप देखेंगे कि मौलवी अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद, ऐसे पूरा नाम के रूप में इनको, या जो एक उपनाम था, ऐसे उपनाम में पूरा नाम अबुल कलाम का ऐसे शाब्दिक अर्थ आप जानते होंगे कि अबुल कलाम का शाब्दिक अर्थ होता है वाचस्पति। वाचस्पति का अर्थ होता है कि अद्भुत वक्ता, जो बहुत ही अद्भुत बातों को बोलता हो, उनके बोलने के क्रम में सभी लोग शांत हो जाते हों, या उनके बोलने की जो बातें हो सबको मंत्र मुग्ध कर लेता हो, वैसे व्यक्ति को अब अद्भुत वक्ता के रूप में कहा जा सकता है। फिर यहाँ आज़ाद के जीवन की बातें अगर हम समझते हैं तो आज़ाद के जीवन की बातें उनकी प्रखर वाणी, और प्रखर वाणी के साथ साथ हमेशा एक निर्णायक विशिष्टता के रूप में देखी जा सकती है। और ऐसे विशिष्टता के रूप में देख सकते हैं कि उनके लेखनी का जो गुण रहा है, लेखनी में उतने ही सशक्त थे कि 20वीं शताब्दी के जो भारतीय मुसलमान थे, भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों के शासन के विरोध में इन्होंने प्रेरणा देते हुए बहुत हद तक अपने भाषण और लेखों को इन्होंने लिखने का काम किया। जब इनके भाषण और लेख अंग्रेजों के खिलाफ में वहाँ लिखे जा रहे थे तो उस क्रम में यहाँ यह भी देखने के लिए मिला कि इस भाषण से मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वे बहुत ही ओतप्रोत हुए। और हम यहाँ अब जिक्र करेंगे कि जो इनकी विदेश की यात्राएं रही, वह विदेश की यात्राएं किस प्रकार की हुई या कहाँ कहाँ वे विदेश की यात्रा किए। ऐसे संदर्भ में हम कई बातों को देखेंगे कि जैसे आप जान रहे हैं कि आज़ाद, जो पहले ही सीरीज में मैंने बताया था कि आज़ाद का जन्म तो भले ही माका में हुआ था, मगर वे अपने पिता और पूरे माता और पूरे परिवार के साथ 1897 ईस्वी में कलकत्ता में आकर अस्थायी तौर से यहाँ के निवासी बन गए। और 10 वर्षों के बाद आप यह भी देखेंगे कि जब 10 वर्षों तक यह समय व्यतीत किए तो 1908 और 9 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले एक विदेश यात्रा किया था। और जिस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने ही शब्द में किया है कि किस तरह की यात्रा का उनका अनुभव रहा है, जिससे वे अपने शब्दों में कहने का यहाँ पे भरपूर प्रयास किए हैं कि मुझे भारत से बाहर जाने का अवसर मिला और मैंने इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की की यात्रा भी कर ली। फिर मैं फ्रांस गया, मेरा इरादा लंदन भी जाने का था, मगर उसी समय पिताजी की बीमारी की खबर मिली और मैं वापस लौट गया। फिर बहुत वर्षों के बाद मैं लंदन की यात्रा कर सका। तो यह इनके शब्दों की या इनके लिखे हुए बातों की का जो यहाँ चित्रार्थ था जिसको मैंने प्रकट किया। फिर आप देखेंगे कि उस वक्त इराक और सीरिया स्वतंत्र देश नहीं थे। इन दोनों पर तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य था, इस ऑटोमन साम्राज्य के संदर्भ में जो सुल्तान का शासन होता है, तो ऑटोमन साम्राज्य पे सुल्तान अर्थात राजाओं का शासन था। और मिस्र में भी ऑटोमन शासक सुल्तान का एक तरह से वर्चस्व की स्थिति देखेंगे कि औपचारिक रूप से माना जाता था, मगर वहाँ के जो प्रांतपति स्वायत्त शासन के अधिकारी थे, तो स्वायत्त शासन के अधिकारी थे, उनकी उपाधि
यहाँ खदीव के रूप में थी। और यहाँ आज़ाद की बात करते हैं कि आज़ाद को तुर्की के राष्ट्रवादी नेताओं से मिलने का एक तरह से विशेष अवसर भी मिला। ये नेता जुआ तुर्क कहलाते थे, जो तुर्की के नेता होते थे। जैसे इतिहास में आपने कई रूपों से देखा है कि जुआ तुर्क का जो यहाँ संबंध आता है एवं ऑटोमन साम्राज्य के में जो जनतंत्रीय शासन लाना चाहते थे, वैसे जनतंत्रीय शासन में 1908 में उन्होंने एक सफल रूप से क्रांति के माध्यम से, क्रांति के तहत तुर्की में जनतंत्र की स्थापना भी की थी। मगर औपचारिक सत्ता अभी भी सुल्तान की ही रही और यह व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी। इस यात्रा में पहली बार भारत में से बाहर की दुनिया और खासकर जो आप देखेंगे कि अरब जगत की राजनीति को समझने का अवसर आज़ाद को भरपूर रूप से मिला। और इसका प्रभाव आप यहाँ पाएंगे कि राजनीतिक विचारों पर उनके दिलो दिमाग पर छा गया। और भारत आने वाले जो ऑटोमन शासक के प्रतिनिधि जमालुद्दीन थे, अफगानी से भी उनकी भेंट हुई थी। और ऐसे अफगानी से भेंट होने के बाद उसी की प्रेरणा से आज़ाद ने ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ समर्थन जो था आरंभ कर दिया। फिर आप मिस्र की स्थिति को देखेंगे। मिस्र के जो राजधानी काहिरा होता है, तो काहिरा में जामिया अल अजहर को भी जाने का एक अवसर आज़ाद को मिला। जामिया की स्थिति विश्वविद्यालय के समान होती है और जामिया जो अजहर इस्लामी विद्या का सबसे एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में जाना जाता है और सबसे प्रमुख केंद्र है। मगर आज़ाद की नज़र में वहाँ का पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं था, क्योंकि वो देखे कि वहाँ का पाठ्यक्रम जो है उतना लाभदायक नहीं है। इसमें न आधुनिक विचार थे और न लाभप्रद इस्लाम शिक्षा ही था। अर्थात यह दोनों व्यवस्थाओं का वहाँ पे सम्मिश्रण नहीं था। आधुनिक विचार से भी ओतप्रोत नहीं था और इस्लामी व्यवस्था भी नहीं था। और इस तरह से जब वो शिक्षा मंत्री बने भारत के, तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद मई से जुलाई 1958 ईस्वी में आज़ाद ने फिर से क्या किया कि मई से जुलाई 1956 ईस्वी में विदेश की यात्रा किए और वे लंदन और पेरिस भी गए। लंदन और पेरिस जाने के बाद लंदन में रहने वाले जो भारतीय छात्र थे को उन्होंने इंडिया हाउस में संबोधित भी किया। अर्थात लंदन का जो इंडिया हाउस बना हुआ था, वैसे इंडिया हाउस में जो भारतीय जो भी वहाँ छात्र तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ इंडिया हाउस में संबोधित करने का काम किए। और पेरिस में यूनेस्को जो होता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं, के मुख्यालय में भी गए। और वहाँ से वापसी के बाद ही उन्होंने नई दिल्ली में यूनेस्को के 9वें सामान्य अधिवेशन का आयोजन भी करने का काम किए और तथा इसकी अध्यक्षता भी स्वयं उन्होंने किया था। इस विदेश यात्राओं में आज़ाद के जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण थे, वैसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में अगर हम बात करें कि ये विकास अपने प्रभाव को बिल्कुल छोड़ दिए और इनका जो प्रभाव था इस दृष्टिकोण से ही पता चलता है कि वे पश्चिमी ज्ञान के, यानी पश्चिमी के जो ज्ञान थे पश्चिमी देश के और पूरब के अध्यात्म, दोनों को ही प्रशंसा करते थे और काफ़ी प्रशंसक हुए। और दोनों के समन्वय और संतुलन में वे समांतर रूप से चाहते थे, क्योंकि वे मानवीय मूल्यों और जो मानव का मूल्य होता है और मानव का जो जीवन शैली होता है, दोनों को उन्नत रूप से बनाने के भरपूर इच्छुक थे और दोनों को महत्वपूर्ण मानने का वह काम भी करते थे। आज़ाद का यह स्वयं का मानना था कि पश्चिम और पूर्वी दोनों अगर मूल्यों की टकराव की बात एक तरह से बिल्कुल मिथ्या धारणा है, एक गलत धारणा हो सकती है, इसका कोई वास्तविक आधार भी नहीं हो सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि ये दोनों परंपराएं एक दूसरे को समृद्ध बनाने में बिल्कुल सहायता करती है। एक समर्पित राष्ट्रवादी होने के साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय चेतना का यह मेल उन्हें अपने समय की महान प्रतिमाओं के बीच प्रतिष्ठित करने का भी काम करता है। तो पुनः आप इसके बाद देखेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य और भारतीय मुसलमान की जो स्थिति रहता है वह किस प्रकार का होता है। तो यहाँ ऑटोमन साम्राज्य और भारतीय मुसलमानों की स्थिति के संदर्भ में हम कुछ बातों को, कुछ तर्कों को यहाँ पे रखेंगे, जिस तर्क के माध्यम से हम देखेंगे कि जो ऑटोमन साम्राज्य और भारतीय मुसलमान, तो इसमें 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के जो आरंभिक चरण, 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी का जो आरंभिक चरण होता है, तो इस चरण के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन
और समस्या का एक तरह से काल माना जा सकता है, एक ऐसा अवधि माना जा सकता है कि यूरोपीय देशों के बीच जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा होता था वह प्रतिस्पर्धा इतना तेज हो चुका था कि इसी की परिणति प्रथम विश्व युद्ध, जो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में जो घटित हुआ था, और यह मौलाना अबुल कलाम जो थे कि युवा अवस्था का बिल्कुल एक युवा अवस्था का समय था, और ऐसे युवा अवस्था में उन्होंने यहाँ पे जब उनमें एक तरह का एक अलग उत्साह था, कार्य करने की एक अलग क्षमता थी और कुछ करने की प्रबल इच्छा इनके विचारों में था, इनके मन में था, उस समय मुसलमान के बीच जो सर्व इस्लामी यानी कि पैन इस्लामिक हम कह सकते हैं कि पैन इस्लामिक विचार उनके अंदर लोकप्रिय हो रहे थे, और इस विचार का प्रवर्तक जमालुद्दीन अफगानी नामक जो एक राजनीतिक विचारक था, सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हम इस विचार को इस तरह समझ सकते हैं कि जो ये विचार था इनका, कि ये विचार को इस तरह समझ सकते हैं कि इनके माध्यम से पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं, तो पूरे विश्व के मुसलमानों को उस समय के ऑटोमन साम्राज्य के नेतृत्व में जो राजनीतिक एकता है वैसे एकता के सूत्र में बांधना था, और ऑटोमन साम्राज्य खुद को खलीफा मानने का काम करता था, अतः वह सारे मुसलमान का धार्मिक प्रधान भी था। फिर आप ऑटोमन साम्राज्य की ऐसी स्थितियों को समझेंगे कि साम्राज्य एक बिल्कुल ही विशाल साम्राज्य था, किंतु कमजोर साम्राज्य होने के कारण इसका केंद्र जो था तुर्की था, और विस्तार जो पूर्वी यूरोप से पश्चिमी एशिया तक था, यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के षड्यंत्र के हिसाब से आप समझेंगे, और हस्तक्षेप से इस साम्राज्य का निरंतर दिन पर दिन पतन होना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे विघटन की स्थिति में चला गया। पुनः ऐसे विनाशकारी जो परिस्थितियां यहाँ सामने आई, तो ऐसे विनाशकारी परिस्थितियों को इंग्लैंड के नीतियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी मिलने का एक अवसर मिला, और ऐसे उस वक्त हम ये बातें करेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य जो था वह अब्दुल हमीद द्वितीय जो 1876 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक के समय में थे, अब्दुल हमीद द्वितीय उसने भारत में अपने प्रचारक भेजने का काम किए ताकि भारतीय मुसलमानों के बीच उनके प्रति एक तरह से समर्थन प्राप्त हो सके, और इस तरह भारतीय मुसलमानों में दो तरह के विचार उभर रहे थे, और दो विचार इस प्रकार से उभर रहे थे कि एक और अबुल कलाम जैसे जोशीले जुआ व्यक्ति थे जो तुर्की के सुल्तान का हर प्रकार से समर्थन करने की स्थिति में थे, क्योंकि वे सारे मुसलमानों को खलीफा या धार्मिक प्रधान था, और दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरे विचार के रूप में कि सर सैयद जैसे सुधारवादी थे, जिनका मानना था कि मुसलमानों को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहकर अपने जो शैक्षिक और सामाजिक विकास है वह उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ याद रखने वाली बातें यह होती है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था कि उनका जो धर्म है आधुनिकीकरण और सामाजिक प्रगति में कहीं बाधा तो नहीं था। इस तरह वे सर सैयद अहमद खां के विचारों की अनदेखी नहीं कर रहे थे और कर भी नहीं सकते थे। भारत के मुसलमानों की संख्या उस समय काफ़ी थी, और इनके द्वारा जो यहाँ स्थिति था, यानी भारत में हम देखेंगे यहाँ कि भारत में जो ब्रिटिश शासन थी वह ब्रिटिश शासन का विरोध एक तरह से राजनीतिक रूप से आंदोलन बन सकता था, और अबुल कलाम के मन में इस तरह की धारणाएं आने लगी।